Okay, we start off with our revision for portfolio management. So, in the knockout batch that we will have constant revisions being done for each of the chapters one by one. हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पूरा रिविजन्स किया था, मॉक टेस्ट दिया हम लोगों ने, इक्विटी, बॉन्ड्स, हाइब्रिड. अब हम पोर्टफोलियो का रिविजन शुरू करने जा रहे हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक चीज समझना, when you revise portfolio management, it is important to understand कि पोर्टफोलियो में फॉर्मूलाज तो हैं बहुत सारे, साथ साथ में कई सारे छोटे छोटे बी केयरफुल्स भी हैं. इफ यू अंडरस्टैंड, कई सारे छोटे छोटे वेराइटी ऑफ सम्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए while you are doing the sums. So these are little things that you must be careful about. Okay, just to start off with our revisions, हमने सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब डिस्कस किया है तो पोर्टफोलियो का बेसिक्स में सबसे पहले रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशंस आता है. ओके, नाउ रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशंस को अगर एक अलग तरीके से समझे, सो अगर एक्स एंटी डेटा है या एक्स पोस्ट डेटा है, ठीक है ना. सो अगर अपने पास एक्स एंटे या एक्स पोस्ट डेटा के हिसाब से अगर एक्स एंटे डेटा है तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने लिए. रिटर्न का फॉर्मूला था मेरे लिए, अगर फ्यूचरिस्टिक डेटा है तो मेरे लिए एक्स बार इज समेशन पी एक्स बाई समेशन पी और समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू, एज यू माई फ्रेम इट. बट वही अगर पास डेटा होगा तो रिटर्न एक्स बार इज समेशन एक्स बाई एन. रिस्क is going to be measured by SD. It's going to be P into x minus x bar whole square. यहां पे रिस्क के लिए दो चीजें हो सकती है. अगर पॉपुलेशन का डेटा है और अगर सैंपल है हमने क्या सिखाया था आपको, वी विल फॉलो यूजुअली, ठीक है ना. ये सिर्फ स्पेसिफाइड होगा तब करेंगे, और बोथ कब करना है हमने कहा था, अगर छोटा समय है, ठीक है ना, जब सिर्फ रिस्क रिटर्न कैलकुलेशंस करने बोल रहा होगा तो दोनों सॉल्व करके दिखा रहे होंगे. फिर कॉव के लिए ओके, अब इसी का कोवेरियंस अपने लिए, तो कोवेरियंस अपने समझते हैं इज बेसिकली वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर. कोवेरियंस का फॉर्मूला भी डिपेंड करेगा कि एक्स पोस्ट डेटा है या एक्स एंटे डेटा है. ओके, अगर फ्यूचरिस्टिक डेटा है अपने लिए एक्स एंटे है तब तो सबमिशन ऑफ पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हो जाएगा. बट वही अगर पास्ट का डेटा होगा तो दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें इन द सेंस पॉपुलेशन होगा तो सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाई एन, या फिर सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाय एन माइनस वन.
तो ये हमने किया ना, इसीलिए इसको एक्स पोस्ट एक्स एंटे ही क्लासिफाई करते हुए डिस्कस कर रहे हैं पूरा। देखो ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या? नाउ आर का कैलकुलेशन ऑब्वियसली सेम रहेगा चाहे पोस्ट चाहे पास्ट। ये एक्स एंटे एक्स पोस्ट वाला डिस्कशन यहीं तक है। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट R is going to be cov xy by SDX SDY। R का रेंज हमेशा 1 से 1 होता है। इसीलिए R प्रेफर किया जाता है कॉव के ऊपर। हमने कहा था कॉव का रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। सो कॉव कैन बी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, क्योंकि वेरिएंस है, स्क्वायर्ड है। तो इसीलिए कॉव से ज्यादा लॉजिकल होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करना, R यूज करना। वाई? बिकॉज R का एक रेंज है -1 टू +1। फिर आगे आएंगे, ये कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का और एक फॉर्मूला हमने सीखा था, ये बाद में सीखा है लेकिन अब यहां पे साथ में सिखा रहे हैं, इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। याद आ रहा है ना? ये बाद में सिखाया है लेकिन साथ में रिवाइज करवा रहे हैं। तो जब अपने को कॉव ए बी निकालना है, सॉरी दिस इज कॉव ए बी, तो कॉव ए बी का और एक फॉर्मूला था कोवेरियंस निकालने का, बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट। याद आ रहा है? जब आगे बीटा आ जाएगा तब ये आएगा, लेकिन साथ में सीख रहे हैं कॉव के साथ कोवेरियंस। कई बार ए और बी का वेरियंस के लिए इसका सिर्फ एक या दो सम हमने डिस्कस किया था, लेकिन द पॉइंट इज ट्रिकी है। कई बार बीटा से कोवेरियंस निकालना होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एट द बैक ऑफ योर माइंड। ओके, फिर आगे आते हैं। फिर हमने डिस्कस करना शुरू किया था रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। अभी तक इंडिविजुअल स्टॉक्स का बात किया हम लोगों ने, और ये डिसाइड किया कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, ये डिपेंड करेगा रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द स्टॉक में। हमें पहले स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो स्टॉक का सिलेक्शन करते टाइम रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे एनालाइज किया। अब पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो पोर्टफोलियो का रिटर्न याद आ रहा है कि नॉर्मल वेटेड एवरेज है। कुछ याद आई? ठीक है ना, वेटेड एवरेज है। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, टू स्टॉक, और नेवर फॉरगेट याद आ रहा है ना? द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज कॉव ए बी। चेक, ये था पूरा रिस्क रिटर्न वाला डिस्कशंस। अब यही अगर 3 स्टॉक हो जाएगा तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला। ओके,
This is SDP. चेक ए बी बी सी एंड ए सी तीनों का आपस का आर आएगा। ऑब्वियसली यहां भी आप चाहो तो इन तीनों को की जगह कॉव यूज कर सकते हो। याद आ रहा होगा। नाउ दिस वाज द मेजर फॉर रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क के लिए अभी तक हमने सिर्फ एसडी सीखा है, आगे चलेंगे तब सीखेंगे टोटल रिस्क और बीटा एंड सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है ना, आगे आओ। फिर हमने सीखा था मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, एंड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। तो याद करना, हमने समझाया था कि आर का ऊपर डिपेंड करता है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। आर अगर +1 होगा यानी दोनों स्टॉक एग्जैक्टली इन टैंडम मूव करेगा तो कोई डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं होगा। अगर आर इक्वल टू -1 होगा यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट मूव करेगा तो एक दूसरे को ऑफसेट करेगा, वहां रिस्क फ्री पोर्टफोलियो पॉसिबल होगा। एंड इफ आर इज एनीवेयर बिटवीन -1 up to +1, then we will have diversification benefit। जितना ज्यादा 1 से कम होता जाएगा उतना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट बढ़ता जाएगा। हर एक लेवल ऑफ आर के लिए इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ पोर्टफोलियो बन सकता है बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट स्टॉक्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सो हमने कहा था मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्या होगा फॉर टू स्टॉक, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो होगा। हमने कहा था वेट ऑफ ए कितना होगा, बोला दूसरा का रिस्क, याद है, दूसरा का वेरिएंस माइनस दोनों के साथ का वेरिएंस। अपना लैंग्वेज याद है ना, दूसरा का वेरिएंस माइनस दोनों का साथ का वेरिएंस बाय दोनों का अपना अपना वेरिएंस -2 इंटू दोनों के साथ का वेरिएंस। एंड ऑब्वियसली WB विल बी इक्वल टू 1 माइनस WA। दैट्स द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। याद रखना है R इक्वल टू +1, नो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। SDP इक्वल टू WA सिग्मा A प्लस WB सिग्मा B। R इक्वल टू -1, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। बाकी ऑब्वियसली इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बीच में बनता जाएगा। हर एक लेवल ऑफ आर के लिए हम एक स्टॉक को 10%, दूसरा को 90, 20, दूसरा को 80, पहला 70, दूसरा 60, 70, पहला 40, दूसरा 60। आई कैन हैव इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 स्टॉक्स फॉर ईच लेवल ऑफ आर। बट वो कॉम्बिनेशन जिसमें रिस्क मिनिमम होगा विल बी क्रिएटेड थ्रू वेट ऑफ ए एंड बी। रिस्क फ्री सिंपल है, वेट ऑफ ए बोलता है दूसरा भाई दोनों का अपना अपना SD B एंड WB
Okay, so this is how you create a minimum risk portfolio and a risk free portfolio. R पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा कि हमारे लिए कितना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट होगा, पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम वाले वेट पे लगाएंगे तब डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट सबसे सही सही मिलेगा एंड रिस्क मिनिमाइज कर पाएंगे फॉर दैट लेवल ऑफ आर. Once R is defined, for that level of R, हमारे लिए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो इस वेट पे इन्वेस्ट करने से आएगा. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ओके, यहां पे फिर आगे बढ़े थे अपने, फिर एक एक पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़े थे, मतलब पोर्टफोलियो का थ्योरी की तरफ. तो हमने आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किया था एमपीटी, फिर सीएमटी, फिर एसएमटी, एक्चुअली सीएपीएम जिसका लाइन था एसएमएल, और फिर सीएल. These were the 4 concepts that we can discuss. और उसके बाद अगर बोले तो एपीटी भी था अपने लिए. ठीक है ना? This is how we had created different मतलब we had not created, we had a different models in our syllabus. सबसे पहला था एमपीटी. एमपीटी क्या करता है? एमपीटी बोलता है कि बिजनेस के लिए रिस्क और रिटर्न सिर्फ मीन और वेरिएंस पे डिपेंड करेगा. तो रिस्क के लिए वेरिएंस होगा, रिटर्न के लिए मीन होगा, और इट्स कॉल्ड द मीन वेरिएंस थ्योरी, या मार्कोविट्स मॉडल भी बोलते हैं इसको. यहां पे हम लोगों ने सीखा था कि हर एक स्टॉक का आपस का आर निकाल के हम डिसाइड करेंगे क्या मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो होगा. अभी तक जो डिस्कशंस किया ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पे था. एमपीटी बोलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एफिशिएंट फ्रंटियर. फ्रंटियर हैज टू बी अ कर्व. समझना, कई जन क्या होता है कर्व को ऐसे बना देते हैं, ये गलत है. सोचो क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही लेवल ऑफ रिस्क पे, दिस इज एसडीपी, दिस इज ईआर, तो बोला एक ही लेवल पे ऑफ रिटर्न के लिए 2 लेवल ऑफ रिस्क हो सकता है, तो वो एफिशिएंट होगा ही कैसे? ऑब्वियसली इधर वाला एफिशिएंट है ही नहीं, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है फॉर इक्वल रिटर्न. तो ये कर्व कभी भी डाउन नहीं आएगा, स्लोप स्पीड ऑफ इंक्रीज घट जाएगा, इसका कर्व बेंड हो जाएगा बट बेंड डाउन नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस? नाउ एनी portfolio below the curve is inefficient and hence we will not accept. Any portfolio beyond the curve we will want, but it is not possible. So a rational investor will only invest on the efficient frontier. ये concept सीखा था हमने. Any rational investor will only invest in efficient portfolio. Sir, how do you call an efficient portfolio? अगर equal risk में जो हाईएस्ट रिटर्न देगा वो एफिशिएंट है, या इक्वल रिटर्न जो लोएस्ट रिस्क में देगा वो एफिशिएंट है. एज एन इन्वेस्टर यू ओनली इन्वेस्ट इन एफिशिएंट पोर्टफोलियोज. एफिशिएंट फ्रंटियर के बियॉन्ड पॉसिबल नहीं है, उसके नीचे रैशनल इन्वेस्टर को लेना नहीं चाहिए. सो एनी रैशनल इन्वेस्टर विल ओनली इन्वेस्ट ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? नाउ ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर हम कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे, ये रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा या रिटर्न टारगेट पे डिपेंड करेगा. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इन्वेस्ट करूं या मैं यहां पे इन्वेस्ट करूं, ये डिपेंड करेगा मेरा रिस्क एपेटाइट एंड मेरा रिटर्न टारगेट, कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए और मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूं. आर यू वेरी क्लियरली गेटिंग दिस? ओके, this was the concept of MPT. Now MPT में
to select between efficient stocks. अगर efficient stocks के बीच में अपने को कंपेयर करना होगा तो क्या करेंगे? बोला सबसे पहला, या तो अगर आरएफ है तो शार्प रेशियो निकालेंगे, आरपी माइनस आरएफ बाई एसडीपी, हायर बेटर, या यूटिलिटी फंक्शन दिया होगा, सॉल्व टू डिसाइड, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लोअर बेटर। ये बगल में लिखने से याद रहेगा कौन सा हायर बेटर कौन सा लोअर बेटर। ये साइड में लिखने से याद रहेगा कौन सा हायर बेटर कौन सा लोअर बेटर। क्लियर है क्या? दिस इज एमपीटी। अब आते हैं सीएमटी पे। सीएमटी बोलता है कि इन्वेस्टर रैशनल है, पहला बात तो या तो उसको रिस्क नहीं लेना तो वो क्या करेगा? आरएफ में पैसा लगाएगा, और अगर उसको रिस्क लेना है तो वो सीधा मार्केट में पैसा लगाएगा, दैट इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड। So in CMT, an investor only invests in RF or market, either in the risk-free investment or in the market. अब आप कितना पैसा RF पे लगाओगे और कितना मार्केट में, ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट पे। आपको जितना रिस्क लेना है, आपको जितना रिटर्न टारगेट है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कितना पैसा आरएफ में लगाना है, कितना मार्केट में। लेकिन आप इन्वेस्ट दो ही जगह कर रहे हो, या तो आरएफ में या मार्केट में। सिमिलर सा डायग्राम होगा हमारे लिए, लेकिन कर्व आरएफ से शुरू होगा। दिस इज कॉल्ड सीएमएल कर्व एंड द स्लोप इज एसआरएम, sharp ratio of the market, SRM, that is RM minus RF by SDM। sharp ratio क्या होता है? एक्सेस रिटर्न, RF से ऊपर जितना मिल रहा है रिस्क के लिए, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, expected return minus RF, ER minus RF, that is the excess return by the total risk, that is SD। तो sharp ratio of the market क्या होगा? SRM। बोला excess return of the market RM minus RF by SD of the market। So in CMT, investor invests only in RF and market. Weights depend on रिस्क या रिटर्न का टारगेट। तो लेट्स से क्वेश्चन बोलता है मुझे ईआरपी चाहिए 40%, ईआरपी चाहिए 40%, तो उसके हिसाब से वेट्स निकलेगा बैक कैलकुलेशन से। या क्वेश्चन बोलता है मुझे रिस्क लगना है 20%, तो उसके हिसाब से वेट्स निकलेगा बैक कैलकुलेशन। बाकी ऑब्वियसली हम पैसा सिर्फ दो ही जगह लगा रहे हैं, आरएफ और आरएम में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके
इसका यहाँ पे फॉर्मूला ERP तो नॉर्मल है, आपने दो चीज में पैसा लगाया, RF और RM में, और SDP विल बी इक्वल टू क्योंकि रिस्क ऑफ RF इज 0, वहां से हमने कैलकुलेशन सीखा था वेट निकालना। दैट इज हाउ यू विल यूज दिस टू फाइंड द वेट। ये 3 इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो अगर अपने को ERP का टारगेट दिया है तो उससे SDP निकलेगा, SDP से वेट निकलेगा, या SDP दिया है तो वेट निकलेगा, फिर ERP निकाल रहे होंगे। दैट इज हाउ वी विल यूज दीज 3 फॉर्मूलाज टू सॉल्व द CML क्वेश्चंस। लेस लाइकली है क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, बट अगर आता है तो सॉल्व कर रहे होंगे। देखो क्लियर है क्या एवरीवन? याद रखना, इट इज या रिस्क aggressive investors will borrow at RF and invest in RM. RF weight negative, RM market weight greater than 100%। समझ में आई ये चीज कि ये एक क्वेश्चन में कई बार दे देगा आपको कि आपका रिस्क का टारगेट है, आपका रिटर्न चाहिए 25%, अब मार्केट का रिटर्न है 20, RF है 8 और 20 का वेटेड एवरेज हमेशा 8 और 20 के बीच में रहेगा, लेकिन आपका टारगेट है 25। तो अब आप 8 में बोरो करके 20 में इन्वेस्ट करोगे ताकि टोटल रिटर्न 25 आ सके। So in this case the RF का weight will be negative and market का weight will be greater than 100%। कई बार greater than 100 आने से बच्चा डर जाता है, डरने का नहीं है, नॉर्मल है, हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हो रहा है इंटरप्रिटेशन कि we will borrow at RF and invest in the market। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? This is CMT। The curve is called CML। The curve is called CML, but the concept is called CMT। नेक्स्ट, CAPM को शुरू करने के पहले हमें सीखना पड़ा था एक कॉन्सेप्ट। रिस्क 2 टाइप का था, याद है क्या? Systematic risk and unsystematic risk। Now what was systematic risk and what was unsystematic risk? So we had said systematic risk is the risk that cannot be diversified away, that is market related risk that is going to be there even if you hold a diversified portfolio। तो बोला सिस्टमैटिक रिस्क बिजनेस स्पेसिफिक नहीं होता, मार्केट रिलेटेड होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड जो मार्केट रिलेटेड है यानी वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज, ऑल द स्टॉक्स of the industry। Unsystematic risk is firm specific risk, so that is specific to a particular firm but that may not be applicable to all the firms। When we hold a diversified portfolio, the unsystematic risk gets eliminated and only systematic risk remains। The unsystematic risk gets eliminated and only systematic risk remains। That is why through diversification the total risk comes down, because the unsystematic risk gets eliminated। Okay, यहां पे
वो वाला कॉन्सेप्ट आया था डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट वाला. एक मिनट. This was market related risk. This is measured through beta. This is firm specific risk measured through alpha. Okay. Now यहां पे वो अपने लिए डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट का भी कॉन्सेप्ट सीखा था यहां पे अपने ने, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स होगा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट बढ़ेगा अप टू अ सर्टेन लेवल. सो इफ देयर आर n stocks with equal variance and identical stocks है, तो हमने कहा था वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द स्टॉक माइनस कोवेरियंस प्लस कोवेरियंस. कुछ याद आ रहा है? ऐसा था यही था ना. ठीक है ना. वेरिएंस ऑफ द स्टॉक माइनस कोवेरियंस बाय एन प्लस कोवेरियंस. तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स होता जाएगा, ये फर्स्ट वाला टर्म क्लोजर टू जीरो आता जाएगा, सेकेंड वाला टर्म कोवेरियंस रह जाएगा. एंड दैट इज हाउ एज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीजेस इट विल फॉल बट अप टू अ सर्टेन लेवल. तो ये समझाया था कि रिस्क कम होता चला जाएगा बट एक लेवल तक रहेगा. तो दिस इज सिस्टेमैटिक. This is unsystematic. This is number of stocks and this is SDP. जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेगा अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला पार्ट एलिमिनेट होगा, सिस्टमैटिक रिस्क रहेगा. इसलिए इसके साथ साथ समझा रहे हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क के साथ में. जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेगा अनसिस्टमैटिक रिस्क घटेगा लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क रहेगा. एंड अगर n आइडेंटिकल स्टॉक्स है विथ इक्वल वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी वेरिएंस ऑफ द स्टॉक माइनस कोवेरिएंस बाय n प्लस कोवेरिएंस. As number of stock increases, diversification benefit increases. And SDP decreases. देखो, this was the discussion about diversification benefit. क्लियर है क्या? ओके. नेक्स्ट आया था CAPM. नाउ CAPM बोलता है कि हम बीटा यूज करेंगे रिस्क को मेजर करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर रैशनल है.
तो वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क लेगा. द कर्व इज कॉल्ड SML. सॉरी, स्लोप इज RM माइनस, नीचे है बीटा. तो बोला आइडियली CAPM बोलता है इन्वेस्टर रैशनल है, सो इन्वेस्टर विल नॉट टेक अनसिस्टमैटिक रिस्क, ही विल ओनली इन्वेस्ट इन सिस्टमैटिक, ही विल ओनली इन्वेस्ट इन efficient portfolios, so he will only take systematic risk. और अगर इन्वेस्टर खाली सिस्टमैटिक रिस्क ले रहा है तो फिर हम SDP क्यों यूज करेंगे? तो हम फिर बीटा यूज करेंगे रिस्क को मेजर करने के लिए. इनफैक्ट अगर आपको याद आए, हमने ये आगे डिस्कशन में भी किया था कि हमें कब SD लेना है और कब बीटा लेना है रिस्क को मेजर करने के लिए. तो हमने कहा था अगर इन्वेस्टर रैशनल है, यानी वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क लेगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली सिस्टमैटिक रिस्क रिमेन्स. इन दैट केस वी विल ओनली टेक बीटा. लेकिन फिर हमने कहा था अगर इन्वेस्टर रैशनल नहीं है, सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क भी रहेगा, यानी वी विल टेक SD एज अ मेजर ऑफ रिस्क. समझ में आ रहा है क्या? ओके. तो CAPM के अंदर अपने बोल रहे हैं इन्वेस्टर रैशनल है, यानी इन्वेस्टर सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क लेगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा होगा. यहां पे जो कर्व बनेगा, जो लाइन बनेगा, उसको SML बोलते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन. CMT का लाइन को बोल रहे थे CML. क्लियर हो रहा है? ओके, आ गया ना? अब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा. Are you with me? नाउ हमने कहा था कि इन्वेस्टर क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको मिनिमम RF तो चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा है. लेकिन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा है तो क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, उसको कुछ एक्सेस रिटर्न चाहिएगा. क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, कुछ एक्सेस रिटर्न चाहिएगा. दैट इज द RM माइनस RF. लेकिन अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मार्केट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड, तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको RM माइनस RF मिलेगा. लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स का risk as compared to market may not be equal. Beta measures the risk of a particular stock in comparison to market as a whole. So beta से हम stock का risk और market का risk को compare कर रहे होते हैं, and hence we get a formula. RF तो मिलना ही मिलना है क्योंकि अपने invest कर रहे हैं, प्लस RM माइनस RF मिलेगा. that's the premium for taking risk. but premium कितना मिलेगा? जितना risk है बीटा टाइम्स उतना risk मिलेगा. क्योंकि अगर market जितना risk है तो मार्केट जितना रिटर्न मिलेगा. बीटा इक्वल टू 1, मार्केट का बीटा इज 1, बीटा ऑफ मार्केट इज 1. और अगर मार्केट का बीटा 1 है तो RE इक्वल टू RM आ जाएगा. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उसका बीटा 0 होगा, एंड दैट इज हाउ RE इक्वल टू RF हो जाएगा. देखो, अगर RF है तो उसका रिस्क नहीं है, उसके लिए बीटा 0 है, सेकंड पार्ट 0 हो गया, यानी RE इक्वल टू RF. अगर मार्केट है तो RM इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, यानी RF प्लस RM माइनस RF, दैट इज हाउ RM बचेगा. अब अगर आपका रिस्क मार्केट से कम है, यानी बीटा इज लेस देन 1, तो आपका RE लेस देन RM आएगा, बिकॉज बीटा लेस देन 1 होगा. अगर आपका रिस्क मार्केट से ज्यादा है, बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो आपका टोटल रिस्क, टोटल रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा आएगा. लेकिन याद रखना है कि अगर आपका रिस्क बीटा 2 है, यानी आपको 2 गुना रिस्क है एज कंपेयर टू मार्केट, तो आपको प्रीमियम 2 गुना मिलेगा, RF 2 गुना नहीं मिलेगा. इसलिए RF तो कांस्टेंट मिलेगा, रिस्क अगर 2 गुना है, बीटा अगर 2 है, तो आपको प्रीमियम RM माइनस RF डबल मिल रहा होगा, 2 टाइम्स मिलेगा. एंड दैट इज व्हाई द फॉर्मूला इज RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा, बिकॉज फॉर इन्वेस्टमेंट यू गेट ओनली RF, and for taking risk you get RM minus RF. as many times the risk you take you get that much of premium. स्टॉक का प्रीमियम रिस्क के लिए कितना मिल रहा होगा? बोला जितना रिस्क है
उतना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा फॉर द स्टॉक। अगर मार्केट जितना रिस्क है बीटा इक्वल टू 1, तो मार्केट जितना प्रीमियम मिलेगा आर एम माइनस आर एफ। मार्केट से 2 गुना रिस्क है बीटा इक्वल टू 2, तो मार्केट से 2 गुना प्रीमियम मिलेगा आर एम माइनस आर एफ इंटू 2। अगर मार्केट से आधा है 0.5 बीटा, तो प्रीमियम भी आधा मिलेगा आर एम माइनस आर एफ इंटू 0.5। दैट इज हाउ द इक्वेशन गेट्स क्रिएटेड फॉर अस। समझ में आ रहा है क्या? ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ किसी भी स्टॉक के लिए हमने कहा था आर एफ और आर एम माइनस आर एफ कॉन्स्टेंट होगा। बीटा डालेंगे तो अपने को आर आई मिल रहा होगा। आर एफ आर एम माइनस आर एफ इज कॉन्स्टेंट फॉर एवरी वन, फॉर एवरी स्टॉक। हर स्टॉक के लिए आर एफ सेम है, हर स्टॉक के लिए मार्केट आर एम सेम है। बीटा ऑफ ईच स्टॉक अलग होगा और उसके हिसाब से आर आई अलग अलग आ रहा होगा फॉर ईच स्टॉक्स। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ एसएमएल। जैसे यहां पे फॉर्मूला था this was the equation of CML. This was the equation of CML. याद आ रहा है ना? ओके, तो CML का इक्वेशन था, SML का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द कर्व्स है अपने लिए। क्लियर है क्या? ओके, नाउ कमिंग बैक टू SML। सो अब हमें कब CML यूज करना है, कब SML यूज करना है? CML में सिर्फ 2 ही चीज में इन्वेस्ट करेंगे, RF एंड मार्केट में। SML में अलग अलग सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने कहा था SML के अंदर बीटा यूज करेंगे, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हो रहा होगा। CML में SD यूज कर रहे होंगे हम लोग। दैट इज हाउ द डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन द टू। ओके, यहां पे CML का स्लोप है RM माइनस RF बाई SDM, शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट। यहां पे स्लोप है खाली RM माइनस RF। नेक्स्ट आया था मेरे लिए CL का कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, और एक चीज यहां पे समझ के रखना है CL में जाने के पहले, बिकॉज CL के थ्रू हम बीटा कैलकुलेट करना सीख रहे थे, याद है ना? CL इज द लाइन थ्रू विच वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ बीटा। यहां पे याद रखना है CAPM इज एन इक्विलिब्रियम मॉडल। हेंस ER इक्वल टू RE होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली टेम्पररीली नहीं होगा। तो क्या करेंगे? अल्फा एक्सेस रिटर्न निकालेंगे। अगर अल्फा इज पॉजिटिव यानी ER इज ग्रेटर देन RE, यानी स्टॉक ज्यादा रिटर्न दे रहा है एज कंपेयर टू जो चाहिए, तो ऑब्वियसली बाय करेंगे। इफ अल्फा इज नेगेटिव यानी ER इज लेस देन RE, यानी स्टॉक रिटर्न कम दे रहा है एज कंपेयर टू जो चाहिए, तो उसको सेल कर रहे होंगे। सो वेदर वी डिसाइड टू बाय और सेल द स्टॉक डिपेंड्स अपॉन अल्फा।
टू बाय सेल स्टॉक्स वी कैलकुलेट अल्फा एंड डिसाइड, अल्फा के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि खरीदना है या बेचना है। क्लियर है क्या? ओके नाउ हमने हर एक एक कर्व के बारे में, हमने हर एक एक कर्व के बारे में सीखा था। एमपीटी का ड्रॉबैक क्या था कि वो हर दो दो स्टॉक का आपस का कोरिलेशन स्टडी करता था। तो आज अगर 100 स्टॉक्स में लगाना है तो 100 स्टॉक्स का आपस का आर निकालना पड़ेगा, विच इज अनरियलिस्टिक। और अलग अलग इंडस्ट्रीज आपस में कोरिलेटेड नहीं होते, तो ये एमपीटी का ड्रॉबैक था। सीएमटी उससे थोड़ा बेटर हुआ, जो बोलता है स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वो फिर भी एसडी को यूज कर रहा था एज अ मेजर ऑफ रिस्क, जहां पे अनसिस्टमैटिक रिस्क था। उससे और बेहतर होगा सीएपीएम मॉडल, जो क्या करता है, बीटा यूज करता है और ये अज्यूम करता है कि इन्वेस्टर रैशनल है, इसलिए वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बट ही विल होल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीएल को पहले सीख लेते हैं। तो सीएल वॉज अ कर्व, यहां पे बेसिकली बीटा का कैलकुलेशन याद है क्या? बीटा कैलकुलेशन कैसे था? अगर 2 पीरियड था तो सबसे पहले y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर 2 पीरियड, अदरवाइज याद रहना चाहिए m यानी मार्केट है, y बाई x लेते हैं, x इज मार्केट, वरना शीनम टाइप गलती हो जाता है। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना है x इज मार्केट फॉर अस, तो एस डी वाई बाई एस डी एक्स हो रहा होगा या कॉफ बाई वेरियंस ऑफ मार्केट हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है क्या? Okay. Now, beta obviously represents the relationship of the stock with the market. Beta obviously represents the relationship of the stock to the market. Beta greater than 1 means the risk of the stock is greater than the market as a whole. Beta less than 1 means risk of the stock is lesser than the market as a whole. Beta equal to 1 means the risk of the stock is exactly equal to the market. Beta equal to 0 means it is indifferent towards the market, which means it's an RF, it's a risk free investments. Okay. बीटा कैन ऑल्सो भी नेगेटिव पता होना चाहिए। नेगेटिव बीटा स्टॉक का कहानी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई नेगेटिव बीटा स्टॉक है तो उससे सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा। इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प टू फर्दर डाइवर्सिफाई माय इन्वेस्टमेंट्स, सो एनी नेगेटिव बीटा स्टॉक शुड ऑलवेज बी इन माय पोर्टफोलियो। इवन दो जब मार्केट बढ़ेगा तो उसका रिटर्न घटेगा, लेकिन जब बाकी मार्केट घटेगा तो उसका रिटर्न पॉजिटिव होगा, वो बढ़ रहा होगा। सो दैट इज व्हाई वी विल ऑलवेज होल्ड अ नेगेटिव बीटा स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो। डिफिकल्ट टू फाइंड, बट इफ वी गेट वन वी विल ऑलवेज वांट टू कीप इट इन आवर पोर्टफोलियोज। ओके, नाउ कम्स सीएल। तो सीएल में दिस वाज द कर्व फॉर सीएल। मेरे लिए ए था एंड मेरे लिए ये आरएम था, ये था आर आई। एंड मेरे लिए इक्वेशन क्या था सीएल का? याद आ रहा है क्या?
y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां क्या बोल रहा है शिनम, क्या चीज? Okay, so this will be y to p. Okay, and actual y, that is error term y minus y to p. याद आ रहा है क्या? So basically y is the actual y that may or may not fall on the CL. As per CL जो होना चाहिए that is y to p. As per CL जो होना चाहिए that is y to p. Are you with me? And actual y उससे ऊपर या नीचे deviate कर सकता है, and that is how the error term gets calculated. EI. So error term EI is equal to y minus y to p for us, and the actual y to p will be basically as per CL, that is got to be a plus bx, alpha plus beta into Rm. क्लियर हो रहा है क्या? सो हमारे लिए ये क्या होगा, y बार is equal to a plus b into x bar. This is market, this is stock. तो स्टॉक का जो y बार आएगा और x बार आएगा, और a को हमेशा कैलकुलेट करते हैं y बार माइनस b इंटू एक्स बार. b इज बीटा. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? इसमें ये याद रखना है आपको कि CML में RF, RM और शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट था जो सबके लिए सेम रहता है, यानी CML का कर्व इज सेम फॉर ऑल स्टॉक्स. SML का इक्वेशन में RF होता है, RM माइनस RF होता है, विच इज सेम फॉर ऑल द स्टॉक्स. तो CML का कर्व और SML का कर्व इज सेम फॉर ऑल स्टॉक्स, लेकिन CL में अल्फा एंड बीटा है जो हर एक स्टॉक का अलग अलग होगा, यानी हर एक स्टॉक का एक अलग CL कर्व बनेगा, जबकि हर एक स्टॉक का सेम CML SML बनेगा. यहां तक समझ में आ रहा है क्या? हर एक स्टॉक का सेम CML SML होगा, लेकिन हर एक स्टॉक का एक अलग अलग CL कर्व बन रहा होगा. सो जब अपने को इक्वेशन ऑफ CL बोलेगा तो इक्वेशन ऑफ CL क्या है? एरर टर्म नहीं आएगा यहां पे इक्वेशन ऑफ CL में, बिकॉज ऑन द CL तो एरर टर्म होगा नहीं, जीरो होगा एरर टर्म ऑन द CL. ऑब्वियसली एक्चुअल y उससे ऊपर नीचे आएगा, तो जब एक्चुअल y सॉल्व करेंगे तब डिफरेंसेस आएगा. क्लियर है क्या यहां तक? Everyone clear till here? Okay. Now इसके बाद आगे बढ़ के फिर APT वाला फॉर्मूलाज आया था. मॉडल्स एक साथ फिनिश कर रहे हैं, कुछ बीच के कॉन्सेप्ट्स हैं अपने जो डिस्कस किए थे. 5 मिनट में आ रहा हूं उसकी तरफ. आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी APT में क्या था? तो इट वाज बेसिकली अ मल्टी फैक्टर मॉडल. जैसे हमने कहा था SML बोलता है कि खाली एक ही फैक्टर है बीटा जो सब कुछ कवर कर लेता है, लेकिन रियल लाइफ में सारा स्टॉक का रिटर्न एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट जरूरी नहीं होता है. तो बोला APT इज गोना बी अ मल्टी फैक्टर मॉडल जो मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे रिटर्न ऑफ स्टॉक निकालेगा. तो हमने कहा था APT के अंदर बेसिकली हमने कहा था ER, याद आ रहा है क्या? RF प्लस बीटा इंटू RP1 प्लस बीटा इंटू
ठीक है ना। और वही अगर शॉक वाला फॉर्मूला होता है, शॉक वाला, इंटू बीटा 1, ये वाला तब होता है व्हेन अनएंटिसिपेटेड takes place in the market. When unanticipated changes takes place in the market. बीटा ऑब्वियसली सेंसिटिविटी टू द शॉक है, और शॉक कैसे निकालेंगे? शॉक इज ऑलवेज एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। जो शॉक आ रहा होगा, दिस वाज बेसिकली आरएफ तो मिलना ही है, सेम कॉन्सेप्ट्स, आरएफ तो मिलना ही है, प्लस हर एक बीटा के हिसाब से जितना आरपी या शॉक्स इनटू बीटा। देखो अगर आप समझोगे तो बहुत सारा कुछ है जो इस मॉडल्स में सीख लिया है आपने एक साथ स्क्रीन पे। ओके, आई विल गिव यू अ मिनट हियर, यहां तक अगर कोई डाउट है तो क्लैरिफाई कर लो, बिकॉज देन वी मूव इनटू द सेकंड पोर्शंस ऑफ पोर्टफोलियो। यहां तक क्लियर है ना? एक बार चेक कर लो प्लीज, गिव यू अ मिनट इन बिटवीन, क्योंकि सारे मॉडल सीख लिए हैं हम लोगों ने। ओके, नाउ फिर हमने डिस्कस किया था आपके साथ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में एक बार इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, समझो कि हमने जो सीएल कर्व से कहा, सीएल का इक्वेशन क्या था? और एक्चुअल रिटर्न क्या था एज पर सीएल? याद है? नाउ अगर इसका वेरिएशन निकालें, डिराइव करें, तो कहना से यहां से डिराइव करो, ये तो जीरो होगा, कांस्टेंट है। अगर आप यहां से मेरे इक्वेशन को समझो, सो टी आर इज एस आर
plus UR. So TR is equal to variance of the market. SR is equal to beta into SDM. UR is equal to SD of the error term. R square, coefficient of determination, SR by TR, or 1 minus R square is equal to UR by TR. And TR, obviously, because TR is equal to SR plus UR. So UR is unsystematic risk, SR is systematic risk, and TR is total risk. So अपने लिए variance captures the total risk, TR. SR, systematic risk, is captured through beta square into variance of market. Beta square into variance of market. And unsystematic risk is going to be measured through variance of the error term. Now, portfolio ka beta is going to be a weighted average. Portfolio ka beta is going to be a weighted average of each of the terms. Error term ka variance will be weight square into individual error का squares. Why? क्योंकि हमने सीखा था correlation between error terms is 0. तो हमारा जो रिस्क का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला यहां पे आता, लेकिन दो का आपस का, एक फर्म का एरर टर्म और दूसरे फर्म के एरर टर्म के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता. सो द एरर टर्म्स ऑफ ईच फर्म्स आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट कोरिलेटेड टू ईच अदर, and that is how the SD of the error term will be a weighted average of the individual variances, weight squares into variance squares. समझ में आ रहा है क्या? That is how we calculated this. और इसी के साथ में फिर वो फॉर्मूला समझाया था आपको कि cov AB is equal to beta A into beta B into variance of market, जो स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था. दो बार मेंशन कर रहे हैं खाली, but the same चीज है. देखो क्लियर हो रहा है क्या? दिस वाज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ वाज आर्बिट्राज प्रॉफिट्स. नेक्स्ट जो डिस्कस किया था वाज अबाउट आर्बिट्राज प्रॉफिट्स. नाउ आर्बिट्राज प्रॉफिट्स याद है क्या? दो टाइप का सम्स था. अगर मल्टीपल सिनेरियोज गिवन, ठीक है ना, तो हमने कहा था इन्वेस्ट इन स्टॉक विथ पॉजिटिव रिटर्न इन ऑल सिनेरियोज, शॉर्ट स्टॉक with negative return in any one scenario. याद आ रहा है क्या? Create a portfolio with zero investment. And then expected return of portfolio
इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न इन ईच सिनेरियो। तो अब जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा वो अपने लिए रिस्क फ्री रिटर्न हो गया, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो जीरो था। अगर इन्वेस्टमेंट जीरो है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है वो तो अपने लिए आरएफ हो गया। तो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जिसका इन्वेस्टमेंट जीरो है, एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, बाकियों को शॉर्ट किया इन सच ए मैनर कि अपना इन्वेस्टमेंट जीरो है, और फिर जो भी रिटर्न आएगा वो अपने लिए रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। क्लियर हो रहा है क्या? सेकेंड सिनेरियो था टाइप 2 सम्स। यहां पे वन फैक्टर एपीटी होगा। तो एक सिंगल फैक्टर वन फैक्टर एपीटी का सम दिया हुआ होगा, बीटा होगा। वी यूज हाईएस्ट एंड लोएस्ट बीटा स्टॉक्स। combine in such ratio that beta p equal to beta of third stock या बीटा ऑफ अदर स्टॉक। थर्ड स्टॉक में लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट बीटा वाले स्टॉक्स को इस तरह कंबाइन करेंगे कि टोटल बीटा in such weights कि beta of the portfolio will be equal to beta of the other stock. Portfolios with equal beta should have equal return. तो long the portfolio with higher return, and short the portfolio with lower return. बीटा दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर बीटा है, यानी रिटर्न भी बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर एक का रिटर्न ज्यादा है दूसरा का कम है तो हायर रिटर्न वाले में इन्वेस्ट करेंगे, लोअर रिटर्न वाले को शॉर्ट कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? दिस वॉज एपीटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? आर्बिट्राज प्रॉफिट्स। आर्बिट्राज प्रॉफिट का दो वैरायटी का सम है, या तो मल्टीपल सिनेरियो दिया होगा या वन फैक्टर एपीटी दिया होगा। वन फैक्टर में दो बीटा को लेके थर्ड बीटा को इक्वेट करना है, और फिर दोनों का अगर इक्वल बीटा है तो रिटर्न बराबर होना चाहिए। जिसका ज्यादा रिटर्न है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसका कमती है उसको शॉर्ट कर रहे होंगे। फर्स्ट सिनेरियो में जिसमें हमेशा पॉजिटिव रिटर्न है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बाकियों को शॉर्ट करेंगे इन सच अ रेशियो। इन्वेस्टमेंट टोटल जीरो होगा। इन्वेस्टमेंट जीरो है तो जो भी रिटर्न आएगा फ्रॉम द पोर्टफोलियो इन ईच सिनेरियो दैट इज माय रिस्क फ्री प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए क्लियर किया था आपने, एक अल्फा सीखा था विच वॉज एक्सेस रिटर्न। दैट वॉज ER माइनस RE। आपने और एक अल्फा सीखा था CL में, दैट वॉज ठीक है ना। तो हमने कहा था अल्फा एक्सेस रिटर्न के लिए क्वेश्चन जेनसन्स अल्फा या अल्फा एक्सेस रिटर्न वर्ड यूज करेगा, और खाली अल्फा बोल रहा होगा तो CL वाला अल्फा कंप्यूट करेंगे। ठीक है ना। ये वाला कब कैलकुलेट करना है अल्फा? जब जेनसन्स अल्फा बोलेगा, या एक्सेस रिटर्न अल्फा बोलेगा। यहां पे CL अल्फा बोलेगा या एनी अदर केस। कुछ नहीं बोला तो ये वाला कैलकुलेट कर रहे होंगे। अदरवाइज जनरली क्वेश्चन हिंट देगा आपको कि कौन सा वाला अल्फा आपको निकालना है। क्लियर है क्या? इसके बाद लास्ट के मिसलेनियस 3-4 टॉपिक्स थे अपने लिए। सबसे पहले लेवरेजिंग, डीलेवरेजिंग। तो हमने कहा था
बीटा ऑफ एसेट इक्वल टू बीटा ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी बाई डेट प्लस इक्विटी प्लस बीटा डेट इंटू डेट बाई डेट प्लस इक्विटी। ठीक है ना। ऑब्वियसली पोस्ट टैक्स करने के लिए इंटू 1 माइनस टी करने का बात किया था। फिर हमने आपको कहा था अगर नहीं दिया हुआ होगा, जनरली डेट का बीटा नहीं दिया हुआ होगा तो जीरो रहेगा, तो हमने कहा था इक्विटी बीटा विल बी इक्वल टू एसेट बीटा इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस डी। याद आ रहा है क्या? दिस वॉज माई मेन फॉर्मूला। बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट इंटू 1 प्लस डेट बाई इक्विटी इंटू 1 माइनस टी करना है बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स। नाउ फिर हमने सीखा था बीटा मैनेजमेंट। तो बीटा मैनेजमेंट के अंदर हमने बोला था अगर हमें बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला सम आया था अपने लिए। बीटा टारगेट माइनस एक्चुअल बीटा इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बाय फ्यूचर्स का प्राइस इंटू बीटा ऑफ मार्केट जो जनरली 1 होगा इंटू लॉट साइज। ठीक है ना। दिस वॉज आवर इक्वेशन। यहां पे F वॉज फ्यूचर्स प्राइस, L वॉज लॉट साइज, nothing mentioned बीटा T was equal to 0, टारगेट 0 करना है, एंड बीटा मार्केट was equal to 1 एंड दिस इज हाउ वी वे। कई सारा वेरिएशन ऑफ सम्स किया था। कई बार एक स्टॉक को कम करके दूसरा को बढ़ाना है, कई बार टोटल 0 कर देना है। 2-3 वैरायटी ऑफ सम्स करवाया था इसके अंदर आपको। नो लास्ट में आया था वो गंदा वाला सम। गंदा वाला सम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, ठीक है ना, शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। सो शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क ऑब्वियसली याद रखने वाला चीज है। ठीक है ना। हमने स्टेप्स को याद किया था तो हमें कहा था 2 काम करना है। सबसे पहले सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सिक्योरिटीज। इसके अंदर अपने को क्या क्या करना था? सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने कहा था कैलकुलेट ट्रेनर दिस वाज ट्रेनर्स रेशियो। और फिर हमने कहा था रैंक करना होगा, रैंक इन ऑर्डर ऑफ 1 हाईएस्ट टू लोएस्ट। फिर उसके बाद स्टेप 2 आया था मेरे लिए। ये रैंकिंग वाला चीज बी केयरफुल लिख के रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है आप स्टेप बाय स्टेप याद किया हुआ रहता है, करते जाते हैं, लेकिन बिना रैंक किए हुए करेंगे तो क्यूमुलेटिव अगर में गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। फिर हमने कैलकुलेट किया था रिस्क का रेशियो बीटा बाई, सो बेसिकली काइंड ऑफ SRUR टाइप रेशियो। फिर हमने किया था 1:2, this was beta into ER minus RF are you with me? फिर क्यूमुलेटिव ऑफ 2 निकाला था, फिर क्यूमुलेटिव ऑफ 3 निकाला था,
देख लीजिए। लास्ट एक और स्टेप है, फिर सी स्टार निकल जाएगा अपना। फिर सिक्स्थ स्टेप के अंदर था फाइंड सी स्टार। सी स्टार क्या था अपने लिए? मार्केट का वेरिएंस इंटू 5 बाय 1 प्लस मार्केट का वेरिएंस इंटू highest C star is cut off and all stocks with step 1 above C star are selected. All stocks with C star above 1 are selected. क्लियर है क्या? अब एक बार स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, स्टेप 2 डिसाइडिंग द वेट्स। डिसाइडिंग द वेट्स, तो वेट्स के लिए हमने कहा था Z निकालेंगे। Z क्या होगा? स्टेप 1 माइनस C स्टार इंटू 2 इंटू 1 बाई बीटा and proportion of Z will be the weights of stocks. Proportion of Z will be the weights of stocks. ये बस खाली एक बार देख के जाने वाला है, not popular in exams, not in the last 5-6 years, not something that is very expected, but एक बार देखा हुआ होना चाहिए, that's the only objective. Okay, शार्प ऑप्टिमाइजेशन के बाद फिर लास्ट में आए थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कुछ थ्योरी सीखा था हम लोगों ने। सीखा था कि पोर्टफोलियो के अंदर करना क्या होता है, पहले सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करना है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और फिर पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना है। अगर टारगेट्स मीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो रीबैलेंसिंग करेंगे। अब ये पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने के लिए 3-4 फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने। सबसे पहला था शार्प रेशियो, सेकंड सीखा था ट्रेनर रेशियो, दोनों में खाली एक ही फर्क होता है, डिनोमिनेटर में रिस्क के लिए क्या ले रहा है, एक रिस्क के लिए एसडी लेता है, दूसरा रिस्क के लिए बीटा लेता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। तीसरा है जेनसन से अल्फा, ई आर माइनस आर ई, जहां आर ई सीएपीएम से निकलेगा, हमेशा याद रखना। जहां आर ई सीएपीएम से निकलेगा, तो सीएपीएम से सिस्टमैटिक रिस्क के लिए जितना रिटर्न मिलेगा दैट इज आर ई, उससे जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है दैट इज द अल्फा। और अप्रेजल रेशियो इज बेसिकली कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला फॉर्म स्पेसिफिक और कितना एक्सेस रिस्क लिया। देखो कितना एक्सेस रिटर्न मिला बाय कितना एक्सेस रिस्क लिया। क्या चीज? अरे मतलब दैट इज मत लिखो तुम लोग और कंफ्यूज होगा। समझ में आ गया?
ठीक है ना, अल्फा को मेजर करते हैं ER माइनस RE से, और UR का फॉर्मूला पीछे सीखा है आपने, इट इज द सिग्मा EI स्क्वायर, एंड दैट इज हाउ अल्फा बाई UR होता है अप्रेजल रेशियो। क्लियर है क्या? लास्ट में आपने सीखा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो हमने कहा था पोर्टफोलियो को मैनेज करने का दो तरीका होगा, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी हमने कहा था हम कॉन्स्टेंटली बीटा को कम या बेसिक करेंगे एज पर द बिजनेस नीड्स, ठीक है ना। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज द बीटा, कॉन्स्टेंटली चेंज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस। मेरे को लग रहा है मार्केट घटेगा तो हम क्या करेगा, बीटा अपना कम कर लेगा ताकि मार्केट गिरे तो मेरा पोर्टफोलियो कम गिरे। मुझे अगर लग रहा है मार्केट बढ़ेगा तो हम बीटा बढ़ा लेगा ताकि अगर मार्केट बढ़े तो मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा करके बढ़े। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाज बाय एंड होल्ड वाला चीज, जहां बेसिकली आप बोलते हैं कि मार्केट में सर क्या हो रहा है मैनू फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है इवेंचुअली घटेगा बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सो आई विल जस्ट बाय एंड होल्ड पैसिवली। एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना के इन्वेस्ट कर देंगे एंड फिर उसको फॉर एवर होल्ड कर रहे होंगे। अब यहां पे आपने तीन कॉन्सेप्ट सीखा था, बाय एंड होल्ड, जहां पे हमने कहा था कर्व कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। पहला था बाय एंड होल्ड जिसमें कुछ पैसा अपने बॉन्ड में लगा रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड होगा इतना, और ये होगा मेरे लिए स्टॉक प्राइसेस। तो स्टॉक प्राइस घटेगा या बढ़ेगा ये लीनियरली मूव करेगा मेरे लिए। फिर था मेरे लिए कांस्टेंट मिक्स, दिस इज गोना बी बेस्ट इन अ साइडवेज मूविंग मार्केट, साइडवेज मूविंग मार्केट। तो मार्केट बढ़ेगा तो बेचेंगे, घटेगा तो खरीद रहे होंगे, बढ़ेगा तो बेचेंगे, घटेगा तो खरीद रहे होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बढ़ गया अब घटने वाला है तो वापस बेच देंगे, घट गया हमें लगता है बढ़ने वाला है तो वापस बढ़ेंगे। दिस इज बेस्ट इन अ साइडवेज मार्केट। ओके, CPPI सीखा था, CPPI कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट पोर्टफोलियो इंडेक्स इंश्योरेंस। यहां पे हमने कहा था इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक was basically M into A minus F, where A is equal to value of assets and F was a floor value जिसके नीचे मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं जाना चाहिए, was a floor value जिसके नीचे मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं जाना चाहिए। तो दिस वाज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स या इक्विटी, रिमेनिंग ऑब्वियसली बॉन्ड्स में लगा रहे होंगे। ये CPPI भी क्या होता है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में बेस्ट है। अगर मार्केट बढ़ेगा तो और इक्विटी में पैसा लगाएंगे ऑन द एक्सपेक्टेशन की और बढ़ेगा, घटेगा तो बेचेंगे ऑन द एक्सपेक्टेशन की और घट रहा होगा। सो CPPI इज बेस्ट इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, कांस्टेंट मिक्स इज बेस्ट इन अ साइडवेज मार्केट, एंड बाय एंड होल्ड इज ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म। These are the three broad portfolio management strategies. देखो, this was all about portfolio management. One of the largest chapters in terms of concepts, one of the largest chapters in terms of obviously अभी forex derivatives बचा है,
बट इन टर्म्स ऑफ आवर मेन वॉल्यूम 1, जिसको अपने वॉल्यूम 1 बोलते हैं, जो अपना मेन पार्ट है, इट इज अ मेजर चंक ऑफ आवर डिस्कशंस. लेकिन अगर आपने प्रॉपरली पढ़ोगे ना, ये रिवीजन कर लेते हो अच्छे से, तो पूरा पोर्टफोलियो जितना कॉन्सेप्ट है हमने इस 1.5 घंटे में कवर कर लिया है. सो एक बार ये वीडियो अगर आप देख लेते हो, रिवीजन अच्छे से कर लेते हो, सो डेफिनेटली पोर्टफोलियो उसके बाद जब भी कुछ पन्ना ओपन करेंगे सब सुना सुना लगेगा, सुना सुना नहीं लगेगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज रिविजन इज सो दैट वी कीप रिवाइजिंग. अपने आप रिवीजन होता नहीं है, हमारे साथ रिविजन्स करेंगे, रिविजन्स भी होगा, फिर पीरियोडिकली टेस्ट भी देंगे, तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप सेट होता जाएगा माइंड में. वरना इतने नए नए कंटेंट आपके ऊपर बॉम्बार्ड होते हैं कि पीछे वाले निकल जाते हैं. उनको वापस लाने का काम है हमारा. क्लियर है क्या? सो आवर नेक्स्ट पोर्टफोलियो का मॉक टेस्ट वी विल हैव इट नेक्स्ट मंडे. ठीक है ना? सो आपको प्रिपेयर करना है. हमने पूरा रिवीजन एक बार कर लिया है, कुछ सम्स के साथ आप प्रैक्टिस करोगे. ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सम्स का लिस्ट हम अलग से दे देंगे आपको. सो यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग द सम्स. टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट अपीयर करते हैं, एंड देन द नेक्स्ट सेशन ऑफ रिवीजन दैट वी विल हैव, वी आर गोना बी रिवाइजिंग म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. तो ये 3 चैप्टर एक साथ रिवाइज करने वाले हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर. ओके. मर्जर्स में सम बहुत सारा होगा, लेकिन मर्जर में ज्यादा वेराइटी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है. तो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा नहीं है, तो तीनों एक साथ मैनेज कर लेंगे. सो वी थोड़ा सा उससे लेंदी हो, बट तीनों को एक साथ रिवाइज करके फिनिश करेंगे. सो विद दैट वी विल बी फिनिशिंग ऑफ एंटायर वॉल्यूम 1 एज वी कॉल इट, एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी एनालिसिस विच इज अ प्योर थ्योरी टॉपिक. ठीक है ना? तो फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ जाएंगे. ओके, आज के सेशन के लिए इतना ही एवरीवन. थैंक यू.